Right. What we need to do in this lecture, we'll discuss a few problems. Okay, and today we are going to finish chapter number 5. ठीक है, तो chapter number 5 में हमने काफी काम कर लिया. 2D में we discussed a lot of problems, and in 3D we have discussed around 7 problems so far. और आज हम 2-3 problems और देख लेंगे. I'm going to upload an assignment. ठीक, and we need to discuss when we can have a quiz about this chapter 5 as well. Right? So that's the basic idea. So what you must have realized is कि हम लोग जो भी problem discuss कर रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई एक नया concept होता है which we want to introduce, right? So in this problem there is also something like that. अब ये problem क्या है कि एक boom है जो कि point A के ऊपर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के साथ कनेक्टेड है, एक पॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से सपोर्टेड है, और जो इसका ऑपोजिट एंड है उधर विच इज बेसिकली दिस एंड हियर. ठीक है, जो इसका टॉप एंड है यहां से एक केबल रन हो रही है जो कि इसी के ऊपर एक पुली अटैच है, उससे पास होते हुए पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है. ठीक, तो अब this cable is actually connected to the structure at 2 different points. सही, तो इस पॉइंट के ऊपर भी केबल कनेक्टेड है और ये हमारा एक ही स्ट्रक्चर है पूरा. इस स्ट्रक्चर के ऊपर यही केबल एक और पॉइंट के ऊपर भी कनेक्टेड. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस. सही, आपके पास दो अप्लाइड फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं. ठीक है, तो दिस इज योर एक्स वाई प्लेन and they have tried to make this xy plane here. दोनों फोर्सेस xy प्लेन के ऊपर लाई कर रही हैं, दोनों फोर्सेस 5 किलो न्यूटन की हैं, दोनों का एंगल फ्रॉम द x एक्सिस इज 30 डिग्रीज. ठीक, so we need to see how we can solve this problem. सही हो गया? At any point if you have any question please stop me and ask. अब इस सवाल के अंदर what is the first thing we need to do? We need to first of all make a free body diagram. और free body diagram बनाने के लिए we have our figure. हमारे पास इसमें क्या क्या forces apply हो रही हैं. We have this 5 kilonewton force. We have another 5 kilonewton force. ठीक है, दोनों का एंगल 30 डिग्री से. एंगल मैंने इस डायग्राम में शो नहीं किया हुआ, एंगल ऊपर वाली डायग्राम में केवल है. पॉइंट ए के ऊपर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रिस्ट्रिक्ट्स ऑल ट्रांसलेशंस. ठीक है, ट्रांसलेशंस रिस्ट्रिक्ट होती हैं तो रिएक्शन की फोर्सेस आ जाएंगी AX, AY, AZ, बिकॉज तीनों ट्रांसलेशंस रिस्ट्रिक्टेड है. अब क्या करें? द क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी ट्रीट द टेंशन. क्योंकि अभी तक नॉर्मली ये होता था कि आपके पास केबल होती थी जो कि आपके स्ट्रक्चर से एक पॉइंट पे कनेक्टेड होती थी, हम उसको वहां से ब्रेक करते थे एंड वी गॉट अवर आंसर. ठीक है, हमारे पास टेंशन की एक फोर्स निकल के आ जाती थी, उसकी बेस पे वी कुड सॉल्व द एंटायर थिंग. अब इशू ये है कि द फोर्स, द टेंशन फोर्स इज एक्चुअली वी डोंट नो कि हम टेंशन को कहां से कट करके देख रहे हैं. ठीक है, हाउ वेयर डू वी कट द केबल टू गेट द टेंशन. तो इसका सिंपल सा रूल ऑफ थंब ये है कि आपने इंटरनल कहीं पे भी केबल को कट नहीं करना. इंटरनल का क्या मतलब है? अगर एक केबल का पार्ट है जो कि दोनों एंड से स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है, देन यू डू नॉट ब्रेक दैट. राइट, तो अब फॉर एग्जांपल दिस पार्ट राइट हियर, दिस एंटायर पार्ट इज इन दी इज कनेक्टेड टू द स्ट्रक्चर एट बोथ एंड्स. तो इसको आप नहीं ब्रेक करेंगे. आप ब्रेक हमेशा उस पॉइंट से करते हैं केबल को टेंशन निकालने के लिए जहां पे केबल आपकी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होती है. ठीक है, तो ग्राउंड के साथ आपकी केबल मल्टीपल पॉइंट पे कनेक्ट हो सकती है. तो इट इज पॉसिबल कि आपके पास यहाँ पे भी एक पुली लगी हुई है और ये केबल उस पुली के ऊपर रोल होती हुई यहाँ पे एक पॉइंट सी है उसके साथ जाके कनेक्ट हो गई. दैट इज पॉसिबल. उसको हमें ब्रेक करना होगा. तो वी जस्ट नीड टू इंश्योर कि आप केबल हमेशा ब्रेक करें एट पॉइंट्स जो कि आपके ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है. तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमारी केबल जो है सिर्फ ग्राउंड के साथ पॉइंट बी पे कनेक्टेड है,
तो हम इस वाले सेगमेंट को ब्रेक करेंगे बिकॉज ये सेगमेंट जो है ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहा है। इंटरनल सेगमेंट्स को हमने कुछ नहीं करना, दैट डज नॉट एक्चुअली हेल्प अस, राइट। तो हमारे पास जो फोर्स आ रही है इट इज गोइंग टू बी दिस फोर्स, सही। बट ये बहुत सिंपल सी चीज है जो आपने याद रखनी है कि कभी भी अगर फोर्स इंटरनल आ रही है, अगर केबल इंटरनल सेगमेंट आ रहा है, केबल का इंटरनल का मतलब है कि उस सेगमेंट के दोनों एंड आपके अपने स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है, then you do not need to break that cable here and calculate the tension, सही। तो now this is our free body diagram। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क। ओके, तो अगर यहां तक बात हो गई तो what is left, we then go ahead and proceed with the exact same steps जो कि किसी भी और इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम के अंदर होती है। That is, we need to write all the applicable summation of f equations and all applicable summation of m equations, सही है। फोर्स और मोमेंट दोनों की इक्वेशंस हमने लिखनी है। फोर्स की इक्वेशंस हमारे पास क्या होंगी इस पर्टिकुलर केस में, वी हैव थ्री फोर्स इक्वेशंस, राइट। तो हमारे पास क्या है तीन फोर्स की इक्वेशंस, समेशन एफ एक्स की इक्वेशन हमारे पास एक आएगी, ठीक है। समेशन एफ एक्स में हमारे पास क्या क्या फोर्सेस है, एक्स में हमारे पास एक फोर्स है ए एक्स, ठीक है। तो दिस इज अवर डायरेक्शन एक्स, इस डायरेक्शन में हमारे पास एक फोर्स ए एक्स आ रही है और जो हमारे पास 5 किलो न्यूटन की दो फोर्सेस हैं इनके एक्स कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं तो दिस बिकम्स ए एक्स बिकॉज ए एक्स इज पॉजिटिव। फिर अगर मैं पहले अगर मैं इस वाले 5 किलो न्यूटन को लिख रहा हूं, इसका एक्स कंपोनेंट जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और ऊपर वाले का एक्स कंपोनेंट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, सही। तो आपके पास दो एक्स कंपोनेंट भी बन रहे हैं और दो ही वाई कंपोनेंट्स भी बन रहे हैं। मैंने इधर पूरा फोर्स का एफ एक्स और एफ वाई नहीं लिखा, जस्ट इंडिकेटेड कि एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। तो ए एक्स हमारे पास आ गया था, हमारे पास एक कंपोनेंट आ रहा है इधर 5, एंगल 30 है, एंगल के साथ वाली साइड हमें चाहिए तो इट बिकम्स 5 cos 30 और ऑपोजिट साइड पे हमारे पास आ रहा है -5 cos 30 equals to 0. These go away. What we end up with is x equals to 0. सेम काम हम y के लिए भी कर सकते हैं, y के लिए भी इसी तरीके से फोर्सेस कंसीडर होंगी। आपके पास एक ए वाई आ रहा है, ठीक है। तो लेट मी डिलीट द ओल्ड वंस, और ए वाई के साथ साथ अब हमारे पास 5 किलो न्यूटन और इस 5 किलो न्यूटन के वाई कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो वाई कंपोनेंट्स दोनों के नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है और दोनों सेम डायरेक्शन में एक साथ हैं दोनों। तो वी हैव प्लस ए वाई माइनस दो कंपोनेंट्स हैं, तो लेट मी जस्ट राइट 2 हियर। तो वी हैव 2 5 sin 30. Do we have anything else in y? We don't have anything else in y. This is like this. You can find out what is ay from this equation. fz के अंदर हमारे पास az है और हमारे पास t है and that is it. तो हमारे पास az आ गया minus t equals to 0, which shows that az is equal to t. यहां तक तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हो गई। तीन इक्वेशन से दो इक्वेशन से हमारे पास ए एक्स और ए वाई निकल के भी आ जाएगा, ए एक्स निकल के आ गया, ए वाई निकल के आ गया। देन वी नीड टू राइट द मोमेंट इक्वेशंस। तो अगर मैं पहले मोमेंट इक्वेशन लिखूं एक्स के अबाउट, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस। अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट इक्वेशन लिख रहा हूं
व्हाट डू आई गेट, कितनी फोर्सेस आएंगी, any force which passes through the x-axis does not have a component in the moment equation, ठीक है. Any force which is in the direction of x will not have a moment about x. तो हमारे पास ax, ay, az तीनों x एक्सिस से पास हो रहे हैं, तीनों के कोई मोमेंट नहीं होगा. यहाँ पे हमारे पास जो x कॉम्पोनेंट है इसका भी इनका भी कोई मोमेंट नहीं होगा. What we end up with is we end up two components of the 5 kilonewton force. दोनों component actually center में act कर रहे हैं यहाँ पे. So this is 2 5 sin 30. This is the force which is causing a moment. और टेंशन जो फोर्स है वो भी मोमेंट कॉज कर रही है. तो हमारे पास x एक्सिस के अबाउट 2 5 sin 30 है. दिस इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम. तो इसकी रोटेशन जो क्रिएट कर रही है वो इस तरीके से क्रिएट कर रही है. 2 5 sin 30 की जो फोर्स है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. T is trying to rotate this structure about the x axis in the clockwise direction. तो आपके पास 2 into 5 sin 30 फोर्स आपकी y डायरेक्शन में है, मोमेंट x के अबाउट है, डिस्टेंस आपका z में काउंट होगा. तो z का डिस्टेंस आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ रहा है विच इज बेसिकली 2 + 3. सही है ना, 2 + 3. तो 2 + 3 डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें इधर. ठीक हो गया. टेंशन का मोमेंट नेगेटिव है तो t is in z डायरेक्शन, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इन y डायरेक्शन. y में डिस्टेंस हमारे पास 1.5 है. 1.5 डिस्टेंस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. So this is your equation for summation mx. एक अननोन इक्वेशन के अंदर t, इस इक्वेशन से आप t निकाल सकते हैं. Plug t back in to the fz equation, you get az as well. सही. क्या हमें कोई और इक्वेशन अप्लाई करने की जरूरत है? We don't actually need to apply anything else, क्योंकि हमारे पास 4 अननोन थे, 4 इक्वेशन से सॉल्व हो गए. ठीक है. अगर हम ट्राई करना चाह रहे हैं समेशन m y लिखना, तो समेशन एम वाई में यू कैन चेक एक्चुअली कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि मोमेंट कॉज कर रही हैं. वाई एक्सिस के अबाउट सिर्फ आपके पास ये जो एक्स कंपोनेंट है ना, दोनों ये मोमेंट कॉज कर रहे हैं, बिकॉज ये वाई कंपोनेंट आर इन द वाई डायरेक्शन, तो दे कांट कॉज अ मोमेंट इन वाई. ये तीनों वाई एक्सिस से पास हो रहे हैं तो दे कैन नॉट कॉज अ मोमेंट इन वाई. और जो आपके पास 5 cos 30 की दो फोर्सेस हैं, तो दीज बोथ आर 5 cos 30, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो दोनों का मोमेंट भी ऑपोजिट होगा. तो 5 cos 30 एक जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी. तो यू एक्चुअली डोंट नीड टू राइट दिस इक्वेशन. ये मोमेंट की इक्वेशन सेटिस्फाइड है, मोमेंट जीरो निकल के आ जाएगा, बट देयर इज नो अननोन इन दिस इक्वेशन व्हिच यू कैन फाइंड आउट. सही. z के अबाउट इक्वेशन लिखने का कोई फायदा नहीं है. z के अबाउट इक्वेशन लिखने का क्यों कोई फायदा नहीं है? बिकॉज z के अबाउट किसी फोर्स का कोई मोमेंट नहीं है. तो z आपका सेंट्रल वाला ये वाला एक्सिस है, वर्टिकल वाला. az ax ay तीनों z एक्सिस से पास हो रही है. 5 किलो न्यूटन z एक्सिस से पास हो रहा है. t जो है वो z की डायरेक्शन में है. तो समेशन mz इज एक्चुअली 0 बिकॉज देयर इज नो मोमेंट इन z. समेशन my was 0 बिकॉज दो मोमेंट थे 5 किलो न्यूटन के कंपोनेंट्स के, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया. ठीक है. तो my और mz इस क्वेश्चन के अंदर दे आर नॉट हेल्पिंग अस. एसेंशियली आपको ये देखना होता है कि आपकी प्रॉब्लम में अननोन कितने हैं और आपको उतनी इक्वेशंस चाहिए होती है. इस प्रॉब्लम में 4 अननोन थे, तो यू नीडेड 4 इक्वेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड वी वर एबल टू डू इट हियर.
सही। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क मी। राइट, अगर नहीं है तो लेट्स मूव ऑन। अब ये एक और प्रॉब्लम आ गई है। अब इस प्रॉब्लम में अगेन देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच वी नीड टू डिस्कस। तो उसको डिस्कस करने से पहले लेट मी गो बैक एट अ पॉइंट एंड रिवाइज वन थिंग व्हिच वी डिस्कस्ड। एक हमने बात की थी जो कि मैंने आपको याद करानी। वो बात ये थी, हमने कहा था कि जब भी हमारे पास जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो वी डू नॉट टेक मोमेंट रिएक्शंस। बट इस प्रॉब्लम पे आके हमने बोला था कि बिकॉज इस प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट है, एक सिंगल फिक्स्ड सपोर्ट है, तो इसके ऊपर जो आपके पास रिएक्शंस आएंगे वो फोर्सेस के रिएक्शंस भी आएंगे और वो मोमेंट के रिएक्शंस भी आएंगे अबाउट ऑल थ्री एक्सेस। दिस इज हाउ फिक्स्ड सपोर्ट्स वर्क। ठीक हो गया? तो इसी की एक एक्सटेंशन है, देयर इज अनदर केस जिसमें मोमेंट के रिएक्शंस कंसीडर करने पड़ते हैं। ठीक है, एक केस तो यह गया था कि एक सिंगल फिक्स सपोर्ट लगी हुई थी, तो इसमें हमने मोमेंट के रिएक्शंस कंसीडर किए। तो लेट्स गेट बैक टू आवर प्रॉब्लम और उधर आके देखते हैं कि और कौन सा ऐसा केस है जिसमें हमें मोमेंट के रिएक्शन कंसीडर करने पड़ते हैं। वो केस हमने यहाँ पे एक्चुअली दो क्वेश्चंस में रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड वी नीड टू डिस्कस दैट। इफ यू रिमेंबर, जो हिंज सपोर्ट होती है, हिंज सपोर्ट क्या काम कर रही होती है? हिंज सपोर्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में रोटेशन को फ्री कर रही है, दैट इज अबाउट द वाई एक्सिस। हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट तीनों ट्रांसलेशंस को रिस्ट्रिक्ट करती है और दो रोटेशंस को रिस्ट्रिक्ट करती है। तो द हिंज सपोर्ट इज नॉट अलाउइंग योर स्ट्रक्चर टू रोटेट अबाउट द जेड एक्सिस एंड अबाउट द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है और जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस हिंज। बट नॉर्मली हम लोग ये सपोर्ट्स को कि जो मोमेंट रिएक्शंस उनको कंसिडर नहीं करते। अगर आपका स्ट्रक्चर मल्टीपल पॉइंट्स से हेल्ड है एंड वी कैन सी कि किसी किस्म की रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू मल्टीपल सपोर्ट्स, तो हम किसी किस्म का मोमेंट रिएक्शन नहीं लेते। मोमेंट रिएक्शन कुछ केसेस में लेना पड़ता है, ठीक है, और वो केस ये है कि यू हैव टू लुक एट द प्रॉब्लम एंड बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या आपकी जो सपोर्ट्स हैं वो आपकी रोटेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। मोमेंट रिएक्शन कब लेना होता है? मोमेंट रिएक्शन तब लेना होता है जब आपके पास कोई एक पर्टिकुलर रोटेशन को दूसरी सपोर्ट्स नहीं रोक रही। तो फॉर एग्जांपल दिस सपोर्ट हेयर, जो ये वाली सपोर्ट है, ये क्या काम कर रही होगी? इस सपोर्ट का मकसद ये होगा कि ये सपोर्ट आपके पास एक टेंशन अप्लाई कर रही है। तो हमारे पास एक केबल है, उसके अंदर टेंशन है, एक अप्लाइड फोर्स है, ठीक, और तीसरी चीज जो हमारे पास है वो हमारा हिंज है। हिंज में हमें ये पता है कि हमारे पास तीन तो ट्रांसलेशन की फोर्सेस आ गई, रिएक्शंस आ गए ट्रांसलेशन के अगेंस्ट, और फिर भी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारा जो हिंज है वो एक्चुअली किस किस टाइप की रोटेशंस को अलाउ करता है। इट अलाउज रोटेशन इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज अलाउड because of the hinge. This rotation is not allowed. Similarly this rotation is not allowed. ये हिंज अलाउ नहीं करता, ठीक है, अगर खाली हिंज लगाओ, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर को मल्टीपल पॉइंट से होल्ड कर देंगे तो यू डू नॉट नीड टू कंसीडर इट। ये रोटेशन के रिएक्शंस आपको कंसीडर नहीं करने पड़ेंगे। अब तो इसको तो हम हटा देते हैं ना, बिकॉज इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ये तो अलाउड मोशन है। आपके पास जो रोटेशंस हैं, आपने ये देखना होता है क्या इज इट पॉसिबल कि आपके पास जो भी स्ट्रक्चर के अंदर फोर्सेस बची हैं वो ये मोमेंट्स को खुद ही ब्लॉक कर लें। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर का एक्स एक्सिस से व्यू देखूंगा तो एक्स एक्सिस से मुझे क्या व्यू नजर आ रहा है?
मेरे पास y एक्सिस है, एक मेरे पास z एक्सिस है, ठीक है। आपकी प्लेट है, तो लेट्स ड्रॉ द प्लेट एज वेल। प्लेट भी आपको नजर आ रही है। प्लेट के ऊपर यहां पे एक फोर्स लग रही है, ठीक है। तो दिस फोर्स इज टेंशन T। यहां पे आपके पास आपकी अप्लाइड फोर्स F लग रही है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू लुक एट इन एवरी प्रॉब्लम, आपको ये देखना होता है कि क्या इस स्ट्रक्चर में जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, क्या उनका मोमेंट खुद ब खुद जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर का समेशन mx लिखूंगा, तो आई एम गोइंग टू गेट f टाइम्स सम डिस्टेंस, जिसका मोमेंट आर्म है। इस f का रिएक्शन क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव आ गया। टेंशन की जो फोर्स है दैट इज पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। और हमारे पास यहां पे भी कुछ फोर्सेस आ रही हैं, तो वी हैव ax, ay एंड az। तो यहां पे एसेंशियली हमारे पास एक हिंज लगा हुआ है, हिंज के ऊपर az भी आ रहा है। तो वी ऑल्सो, इसका मोमेंट करिए किस डायरेक्शन में होगा, इसका मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस az, some distance for this as well, and we are saying this thing needs to be zero. So you have to answer the question कि is it possible in this equation कि अगर मैं मोमेंट का रिएक्शन ना लूं, मोमेंट का रिएक्शन कौन सा, x के अबाउट मोमेंट का रिएक्शन। हम कह रहे थे कि ये दो डायरेक्शन जो है ना, x एक्सिस के अबाउट रोटेशन और z एक्सिस के अबाउट रोटेशन, आपका हिंज अलाउ नहीं कर रहा। अगर कोई मोशन रिस्ट्रिक्टेड होता है तो उसका रिएक्शन आता है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो मोमेंट रिएक्शन है। आपने मोमेंट की इक्वेशन बना के देखा, ये सिर्फ फिगर को विजुलाइज करके भी देख सकते हैं कि इज इट पॉसिबल कि अगर मैं x के अबाउट मोमेंट लूं तो आपका स्ट्रक्चर खुद ही मोमेंट्स को जीरो करा दे विदाउट मी कंसिडरिंग अ रिएक्शन मोमेंट, ठीक है। तो रिएक्शन मोमेंट किधर लग रहा था, रिएक्शन मोमेंट हम कह रहे हैं कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ रिएक्शन मोमेंट एट द हिंज। हिंज के ऊपर रिएक्शन मोमेंट अगर कंसिडर करेंगे, हिंज के ऊपर रिएक्शन मोमेंट इज गोइंग टू बी अप्लाइड here. Right. If this is possible कि ये स्ट्रक्चर बगैर MAX कंसिडर किए इसका मोमेंट जीरो हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन इट इज एंटायरली पॉसिबल कि ये इक्वेशन जीरो खुद ब खुद हो जाए विदाउट कमी कंसिडरिंग M, सही। तो यू डू नॉट नीड टू एक्चुअली कंसिडर द मोमेंट रिएक्शन इन दिस केस। तो x के अबाउट मोमेंट रिएक्शन कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मी कंसिडरिंग MAX। तो अगर मैं MAX को कंसिडर नहीं करता, this equation can still be satisfied। ये बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज आस्क। ठीक है, सेम चीज आप देख सकते हैं व्हेन वी कंसीडर रोटेशन अबाउट z एक्सिस। तो अगर मैं z एक्सिस के अबाउट रोटेशन कंसीडर कर रहा हूं, टॉप से चीज को विजुअलाइज कर रहा हूं, तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे अपना x एक्सिस नजर आ रहा है, मुझे अपना y एक्सिस नजर आ रहा है, ठीक है। ये फोर्स z में है, ये फोर्स z में है, आई कांट एक्चुअली सी दिस फोर्स। एक मोमेंट रिएक्शन, एक फोर्स लग रही है ax, मुझे ax की फोर्स नजर आ रही होगी, हिंज के ऊपर, आपके हिंज के ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रही है, ax नजर आ रहा है, आपको ay नजर आ रहा है, और az नजर नहीं आ रहा बिकॉज az z की डायरेक्शन। तो दिस इज इट। तो अब अगर मैं ये वाली इक्वेशन अपने सिस्टम में लिखने की कोशिश करूंगा, समेशन mz की, तो आई एम गोइंग टू गेट ax का मोमेंट क्लॉकवाइज होगा, तो माइनस ax मल्टीप्लाइड बाय सम डिस्टेंस
एंड दिस थिंग इज इट, और ए वाई का कोई मोमेंट नहीं है, ठीक है. दिस थिंग नीड्स टू बी जीरो, एंड दिस थिंग इज ओनली जीरो if ax itself is zero, ठीक है, which does not need to be true every single time. तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ax हर दफा जीरो हो. तो अगर आपका इस इक्वेशन को मुझे जीरो करना इंश्योर करना है तो आई डू नीड टू कंसिडर अ मोमेंट रिएक्शन. तो मुझे मोमेंट रिएक्शन एट ए अबाउट द जेड एक्सिस कंसिडर करना पड़ेगा. And this moment reaction simply adds here. ठीक है. So this is something we need to understand and consider every time we need to look at a problem and we need to see कि अगर problem में आपके पास इस तरह का सिस्टम आ रहा है कि आपके पास किसी डायरेक्शन में rotations restricted नहीं है due to the supports and there is going to be a moment reaction in that direction. अच्छी बात यह है कि अगर आप MAX भी कंसिडर कर लेना तो MAX खुद ब खुद जीरो निकल के आ जाएगा. यू डू नॉट नीड टू एक्चुअली वरी अबाउट कि अगर मुझे मोमेंट्स X में लगाना है कि Z में लगाना है, कौन सा वाला केस लगाना है, दूसरा वाला नहीं लगाना. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. इंस्टेड आपने अगर सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सम मोमेंट्स सम रोटेशंस आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड. सिर्फ एक रोटेशन हमने देखा कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है डायरेक्टली, विच इज द रोटेशन अबाउट Z. ठीक है. अगर मैं सिर्फ फोर्सेस कंसिडर करूंगा देयर इज नथिंग स्टॉपिंग मी इन रोटेटिंग इन द Z डायरेक्शन बिकॉज टेंशन भी वर्टिकल है, फोर्स भी वर्टिकल है. तो अगर मैं इसको इस स्ट्रक्चर को इस प्लेन में इस तरह रोटेट करने की कोशिश करता हूं तो आपका ये टेंशन की फोर्स और F दे डोंट रिस्ट्रिक्ट मी. तो रिस्ट्रिक्ट क्या करेगा? आपका MAZ रिस्ट्रिक्ट करेगा. तो आपको MAZ कंसिडर करना है. तो अगर आप एक मोमेंट कंसिडर कर रहे हैं देन यू कैन कंसिडर ऑल मोमेंट्स ऑफ द सपोर्ट. तो ये जो सपोर्ट है इस पे दो ही तरह के मोमेंट होते हैं, X और Z. Y में तो मोशन अलाउड है, ठीक है. इफ द रोटेशन इज अलाउड अबाउट Y तो उसमें कोई किसी किस्म का मोमेंट रिएक्शन नहीं आएगा. तो दो मोमेंट रिएक्शन थे, हम दोनों कंसिडर कर लेंगे. आप दोनों कंसिडर कीजिए और इस सिस्टम को सॉल्व कीजिए. यू वुड ऑटोमेटिकली गेट MAX इक्वल्स टू जीरो. सही है. और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैं बता रहा हूं, ये चीज आपको पहले से पता नहीं होनी चाहिए, बट बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन X डायरेक्शन तो AX भी जीरो हो जाएगा. अगर AX जीरो होगा तो MAZ भी जीरो हो जाएगा. सही. इस पर्टिकुलर केस में MAX और MAZ दोनों जीरो निकल के आएंगे, बट आपने इनिशियली मोमेंट रिएक्शंस को कंसीडर करना है. ठीक. होपफुली ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई होगी. अगर नहीं हुई तो वी कैन लुक एट अनदर प्रॉब्लम टू सी दिस थिंग. ठीक है. फिर से देख लेते हैं, उससे थोड़ी चीज और क्लियर हो जाएगी. तो यहाँ मैंने पहले से बनाया हुआ था, तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग सो दैट चीज क्लियर हो जाए. सही. इसमें मैंने सिर्फ वाला मोमेंट ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे, जो मोमेंट मुझे पता है कि एक्चुअली जीरो नहीं होगा. बट इफ यू से कि ठीक है मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस प्रॉब्लम में मोमेंट रिएक्शंस होने चाहिए, यू कैन जस्ट गो एंड सी कि हिंज सपोर्ट में कौन कौन से मोमेंट रिएक्शन होते हैं. हिंज सपोर्ट के अंदर दो मोमेंट रिएक्शंस होते हैं. आप दोनों कंसिडर कर लें, योर क्वेश्चन विल स्टिल बी परफेक्टली ऑलराइट. ठीक है. तो उसमें प्रॉब्लम के अंदर कोई मसला नहीं होगा. तो यू कैन इफ यू कंसिडर दिस यू आर परफेक्टली गुड, कोई मसला नहीं. ठीक हो गया. अब इसी की एक और एग्जांपल भी हमारे पास है, एंड विद दिस वी आर गोइंग टू स्टॉप एंड फिनिश चैप्टर नंबर 5. असाइनमेंट मैंने अपने पास रेडी कर लिया. आई एम गोइंग टू अपलोड दैट असाइनमेंट, प्लीज हैव अ लुक. इसके अंदर भी व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपके पास एक केबल है, उसके अंदर टेंशन होगी. ए के ऊपर उन्होंने सिर्फ एक स्क्वायर शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है. तो एक्चुअली इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल मोशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. तो आपके पास कोई हिंज या कोई पिन नहीं है, सिर्फ एक स्लॉट बना हुआ है आपके बार के अंदर, उसके थ्रू एक स्क्वायर शाफ्ट पास हो रही है. स्क्वायर शाफ्ट का क्या मकसद है? स्क्वायर शाफ्ट क्या करेगी? स्क्वायर शाफ्ट इज नॉट गोइंग टू अलाउ रोटेशंस
about the z-axis, and it's not going to allow any rotations about the x-axis as well. सही है? It is not going to allow any rotations about the y-axis as well. तो किसी किस्म की rotation possible नहीं है. तो अगर ये चीज इस तरह होती कि मैं इसको यहां से, let me come back actually, अगर ये चीज इस तरीके से होती कि मैं इसको इस पॉइंट के ऊपर किसी किस्म की रोलर सपोर्ट दे देता, then I would not have needed to consider my reaction, my rotations in some directions. ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरे पास इस स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में मेरे पास सिर्फ एक केबल लगी हुई है और एक जगह पे मेरे पास स्क्वायर शाफ्ट के थ्रू पास हो रहा है सिस्टम. ठीक है, तो वी नीड टू एक्चुअली कंसिडर कि हमें कौन कौन से फोर्सेस कंसिडर करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो हमें और कौन से मोमेंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे. तो अगर मैं इसमें देखूं स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या है, एक हमारे पास फोर्स एफ है, परफेक्टली फाइन, अप्लाइड फोर्स एफ है, कंसिडर कर लेंगे. एक केबल है, उसके अंदर टेंशन है, ये भी कंसिडर कर लेंगे. इस स्ट्रक्चर में आपको पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो आप यूनिट वेक्टर बना सकते हैं. क्या कह रहे हो बेटा? आप यूनिट वेक्टर बना सकते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स सी फ्रॉम बी. ठीक है, तो जब आप जो भी आपको डायरेक्शन यूनिट वेक्टर नजर आ रहा है उसकी हेल्प से यू कैन फाइंड द टेंशन फोर्स. तो वो तो खैर पुरानी चीज है, बट यू विल नीड टू डू दिस. ठीक है, ये काम हमें करना पड़ेगा टेंशन फोर्स निकालने के लिए. एफ का उन्होंने हमें एक्चुअली वेक्टर बताया, तो आई डिड नॉट डिस्कस दिस थिंग. उन्होंने एफ हमें सिंगल फोर्स नहीं बोली, वर्टिकल डाउन नहीं है. एफ इज एक्चुअली डायरेक्टली अ वेक्टर. तो एफ का एक्स कॉम्पोनेंट भी है, वाई कॉम्पोनेंट भी है, जेड कॉम्पोनेंट. ठीक है, तो हमारे पास ए के ऊपर क्या है, ए क्या काम कर रहा है, ए किस किस्म के ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. ए वाई में ट्रांसलेशन अलाउ नहीं करता और एक्स में भी ट्रांसलेशन अलाउ नहीं करता. ठीक है, तो ए एक्स और ए वाई की फोर्सेस आ गई. मोमेंट एक्चुअली ए के ऊपर कौन कौन से रिस्ट्रिक्टेड है. अगर मैं खाली ए को देखूंगा ना, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स थिंक अबाउट दिस कि क्या ऐसा पॉसिबल है इस स्ट्रक्चर में कि ये स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर कैन रोटेट अबाउट एनी गिवन एक्सिस. क्या ऐसा किसी किस्म की केस में पॉसिबल है कि नहीं? No. कोई नहीं. अगर आप इसके मोमेंट्स को कंसीडर नहीं करें तो बात कर. अगर हम मोमेंट्स को कंसीडर नहीं करते, इफ वी डोंट कंसीडर द मोमेंट्स, ठीक है, और मैं एक्स से विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ चीज, देन व्हाट हैपेंस इज कि मैं अगर एक्स से विजुअलाइज कर रहा हूं तो आई कैन सी ए वाई एक्सिस एंड आई कैन सी माई जेड एक्सिस. मुझे नजर क्या क्या आ रहा है, मुझे एक फोर्स यहां पे नजर आ रही है विच इज माई ए वाई. ठीक, और मुझे क्या नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही एक फोर्स एफ लगी हुई है, ये फोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर ही अप्लाई हो रही है. ठीक है, तो दिस फोर्स इज ऑन द एक्स एक्सिस और आपके पास एक टेंशन की फोर्स अप्लाई हो रही है. सही, तो अगर मैं इस इक्वेशन, इसकी मोमेंट इक्वेशन लिखूंगा एम एक्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ टी का मोमेंट होगा. इनफैक्ट टी आपके पास टी के डिफरेंट कंपोनेंट्स आएंगे, तो टी का जो आपके पास जेड कंपोनेंट आ रहा है ना, सिर्फ उसका मोमेंट होगा. टी का वाई कंपोनेंट जो होगा उसका कोई मोमेंट नहीं होगा. टी का एक्स कंपोनेंट जो होगा दैट इज नॉट इवन विजिबल इन दिस थिंग. तो सिर्फ टी के जेड कंपोनेंट का मोमेंट होगा और बाकी किसी चीज का मोमेंट नहीं है स्ट्रक्चर. ठीक, तो दिस इक्वेशन कैन नेवर बी जीरो. जी पूछिए प्लीज. सर टी के जेड कंपोनेंट के अक्रॉस जो मोमेंट है उसको एक दफा शो कर सकते हैं डायग्राम में? नेक्स्ट ओके, देखो पहली बात तो ये कि टी जो लग रहा है, टी के तीन कंपोनेंट्स बनेंगे ना, बिकॉज टी जो है स्पेस के अंदर है. तो टी के आपके पास देयर आर गोइंग टू बी थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स.
सही है। तो हमारे पास जो तीन कंपोनेंट P के बन रहे हैं, बल्कि दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो तीन कंपोनेंट बन रहे हैं, तीनों कंपोनेंट में से सिर्फ जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर हम इसको यहां से इस साइड से विजुअलाइज कर रहे हैं ना, तो मुझे ये वाला कंपोनेंट तो नजर नहीं आ रहा, सही। तो आई कांट एक्चुअली सी दिस बिकॉज ये इसी डायरेक्शन में, y is in the direction, if y is passing through the x-axis तो y का भी कोई मूवमेंट नहीं होगा, ay is passing through the x-axis तो इसका भी कोई मूवमेंट नहीं होगा, f is passing through the x-axis इसका भी कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ tz का मूवमेंट है, and that movement is anti clockwise, ठीक। तो in order to ensure कि ये मूवमेंट इक्वेशन सेटिस्फाई हो, you actually need a moment reaction at a about the x-axis। अच्छा, मीटिंग जैसी खत्म हो प्लीज ज्वाइन बैक, सही है। 1-2 मिनट में विल फिनिश इट, जैसी वी रिज्वाइन एंड विल क्विकली रिज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम जल्दी से फिनिश कर सकें, सही है। आई विल कंटिन्यू टिल द एंड, जैसी मीटिंग एंड होती है ज्वाइन बैक। तो MAX इज नीडेड बिकॉज दिस इक्वेशन कैन नो लॉन्गर बी सेटिस्फाइड। तो हमारे पास यहाँ पे MAX की जरूरत है, विदाउट MAX द इक्वेशन ऑफ समेशन MX कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अब इस प्रॉब्लम के अंदर तो व्हाट वी कैन सी इज, हमें कम से कम एक मोमेंट का रिएक्शन रिक्वायर्ड है एट ए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक। इफ यू कैन फाइंड आउट जस्ट वन सच केस, देन यू कैन जस्ट टेक द मोमेंट अबाउट ऑल थ्री एक्सिस। आप कंसिडर कर लें, इफ दे आर सपोज टू बी जीरो दे विल कम आउट जीरो ऑटोमेटिकली, सही है। सिर्फ ये इंश्योर करना है, जो एक और चेक होता है वो ये होता है कि आपके नंबर ऑफ अननोन्स जो है ना वो 6 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। अगर आपके पास लेट्स से कि आपके पास ऑलरेडी 6 अननोन है सिस्टम के अंदर, ठीक है, और आप 3 मोमेंट के रिएक्शंस और लगा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास 9 अननोन हो जाएंगे विच यू कैन नॉट सॉल्व। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, आइदर आपको उस क्वेश्चन में मोमेंट के रिएक्शंस नहीं लेने थे, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम इटसेल्फ जो है वो ठीक से डिफाइंड नहीं है, ठीक है। उन्होंने फोर्सेस, हो सकता है आपके पास अलाउड हो रोटेशन, बट उन्होंने जो सपोर्ट्स दी हुई है दे अलाउ द रोटेशन, बट उन्होंने इतनी ज्यादा सपोर्ट्स लगा दी कि अननोन बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो दो मसले हो सकते हैं, एक मसला ये हो सकता है कि प्रॉब्लम ठीक से डिफाइंड नहीं है, दूसरा मसला ये हो सकता है कि आपने मोमेंट रिएक्शंस कंसीडर कर तो लिए लेकिन एक्चुअली मोमेंट रिएक्शन कंसीडर करने नहीं थे। अगर आपके पास रिएक्शंस 6 से ज्यादा जा रहे हैं ना, तो यू नीड टू कंसीडर दिस। अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमें ये नजर आ गया कि वी हैव एटलीस्ट वन रिएक्शन अबाउट एट ए, ठीक है, मोमेंट रिएक्शन एटलीस्ट एक है। तो जस्ट कंसिडर ऑल ऑफ देम, दैट इज द इजी थिंग टू डू। आप सारे रिएक्शंस कंसिडर कर लें एट ए, and if they are supposed to be zero they will come out to be zero, ठीक है, सीधा काम है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर इनको जीरो होना होगा ये खुद से जीरो हो जाएंगे, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, सही। बट जस्ट ये इंश्योर कर ले कि आपके पास अननोन कितने हैं। अननोन इसको लगाने के बाद हमारे पास 6 अननोन हो गए। हमारे पास टी अननोन है, AX और AY अननोन है, और 3 मोमेंट के रिएक्शंस अननोन, ठीक है। तो इफ दिस थिंग इज ट्रू, ये ऑटोमेटिकली चीज ठीक हो जाएगी, ठीक हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा तो पूछ लो। आई एम एक्चुअली डन विद दिस।